इससे पहले आयोग 2016 में, 17 में, 18 में 7 से 8 लाख बच्चों की परीक्षा करा चुका है और एक शिफ्ट में कराया है। इस बार क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि आयोग 5 लाख बच्चों की परीक्षा एक शिफ्ट में नहीं करवा पा रहा है। यूपीएससी का पेपर बहुत शांतिपूर्वक हो जाता है, ऑल इंडिया में होता है। आज तक कभी सुनेंगे यूपीएससी का पेपर आउट हुआ हो? अमेरिका का राष्ट्रपति आता, आप उसको सुरक्षा दे जाते हैं। 7 करोड़ लोग अमावस्या पे डुबकी लगा रहे हैं, उसमें आप सुरक्षा दे पा रहे हैं। 5 लाख बच्चों की परीक्षा कराने में आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे। वैकेंसी बहुत कम आती है, 220 पोस्ट आया है, इसमें आप खेला करेंगे तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? अगर आप उस फैसले का विरोध कर रहे हैं तो उसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप आवेदन दें। पहले स्केलिंग के शिकार होते रहे, अब आप लाके नॉर्मलाइजेशन कर दिए, अब हम इसके शिकार होंगे। उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। ये बात का फैसला कैसे होगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी आसान है? जब तक कट ऑफ आया था तब तक मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। 310 नंबर मेरे थे, नॉर्मलाइजेशन में 9 नंबर घट गए थे और मेरे 1.5 नंबर सिलेक्शन रुके थे। मुझे सदमा लग गया था कुछ दिन के लिए। मैं किसी से बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। हम कहाँ जाएं? हमें तो कमरा जो किराया भरते हैं उसका साल भर भत्ता लगा के मकान मालिक किराया बढ़ा दे रहा है। कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन खड़ा हो रहा है या आयोग के अंदर कौन दलाली कर रहा है, उसके नंबर का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम जो करके आए हमको वो मिलना चाहिए। पास होंगे तो खुशी मनाएंगे और फेल होंगे तो अपने कमरे में अपने बड़े भाइयों सीनियर के साथ गले लग के रो लेंगे, लेकिन आयोग की तरफ नहीं जाएंगे। इस वक्त हम प्रयागराज के एक हॉस्टल में हैं और विषय क्या है उसको बाद में बताएंगे। पहले आपको उस कमरे तक ले चलते हैं जहाँ से भावी IAS IPS निकलने वाले हैं, वहाँ से तैयारी करते हैं। और प्रशांत देख के आना, ये सकरे जीने हैं और यहाँ पे रेलिंग की जगह ये रस्सी है जिसमें गुट्ठे पड़े हुए हैं और इन्हीं को पकड़ के, जैसे किसी को डर लगे कि सकरे जीनों में वो गिर सकता है तो इसका सहारा ले सकता है वो। और इसी के साथ और हम लोग चलते हैं। और ये जीना हमें, आज हम पहली बार इधर आ रहे हैं तो हमें चलने में दिक्कत हो रही, मगर यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं वो हर दिन इसी रास्ते को तय करके इस कमरे में आते हैं। और कमरे में क्या है वो आपको दिखाते हैं, आइए। एक कमरा है और जैसे सामने देखेंगे एक मानचित्र है और कुछ कपड़े टंगे हुए हैं दीवार पर। और ऊपर अगर प्रशांत दिखाओगे तो एक और अंटिया टाइप है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है। सबसे खास चीज़ यहाँ पे एक अलमारी है जिस पे एक मानचित्र लगा हुआ है और इसी मानचित्र के अलग अलग खंडों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पे लोग हर साल आते हैं। बात प्रयागराज की कर रहे हैं और कुछ सपने लेके आते हैं। 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, क्योंकि सपने शायद उन्हें सोने नहीं देते। और जब सपनों से जागते हैं, उन मेहनत से जो याद करते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है उसका, जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो खबर आती है कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होता है, फिर एक वादा होता है कि 6 महीने में पेपर फिर से मुकम्मल कराया जाएगा, फिर डेट बढ़ जाती है। दूसरा पेपर होता है जिसके पैटर्न में बदलाव होता है, जिसको लेकर एक आंदोलन छेड़ा जा रहा है इलाहाबाद में और प्रयागराज में। और ये एक महा आंदोलन है, ये कल होना है। इसको कवरेज के लिए ललन टॉप की टीम प्रयागराज पहुंची है। इसे देखेंगे अगर प्रशांत दिखाएंगे तो 11 नवंबर 2024 समय 11 बजे और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश गेट नंबर 2-3 के बाहर हज़ारों में भीड़ कल इकट्ठा होने वाली, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो कई सालों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभी नए हैं, कुछ पुराने हैं। आप ये भी हम पे आरोप लगा सकते हैं कि ये तस्वीर हम कई बार दिखा चुके हैं, मगर इसमें गलती हमारी नहीं, क्योंकि ये तस्वीर बदल नहीं रही। हाँ, किरदार कई बार बदल जाते हैं और कुछ बार किरदार भी कई बार नहीं बदलते। तो इन्हीं किरदारों से आपकी बात कराएंगे और इनसे जानेंगे कि कल महाआंदोलन क्यों हो रहा है, आखिर सरकार से क्या कसर छूट गई जिससे नाखुश हैं और हज़ारों में लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पे उतरेंगे। और कल क्या होने वाला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ दुबे है। सौरभ, कल आप लोगों ने पैम्पलेट बांट रहे हैं आप लोग, क्या कारण है इसका? कल हम लोग जो है आयोग के खिलाफ एक महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। अभी हाल ही में क्या हुआ कि आपको जानकारी होगी कि आयोग ने जो है मानकीकरण का फार्मूला लागू किया है और वो 3-4 दिन पहले उसका नोटिस भी आया था। तो उस पूरे नोटिस में एक बेग है। कुल मिला करके जो उन्होंने मतलब फार्मूला दिया है, जो बताया है छात्रों को, वो स्पष्ट नहीं है, वो काफ़ी हद तक बेग है। तो छात्रों में ये है कि मतलब जिस फार्मूले पे आप एग्ज़ाम कराते थे पहले, वो फार्मूला आपने बदल दिया और वो ऐसा परिवर्तन है, वो आक्रामक परिवर्तन है जो कि छात्रों के हित में नहीं है। तो उसी के खिलाफ जो है कुल मिला के कह सकते हैं कि मानकीकरण के खिलाफ हम लोग कल आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार पांडे मेरा नाम है।
आप इनसे सहमत हैं इनकी बातों? 100% सहमत है, क्योंकि आम छात्रों की जो समस्या है, मूल समस्या यही है कि जो आयोग एक प्रश्न नहीं बना पा रहा है, 1 से अधिक, 2 से अधिक, 5 से 10 से प्रश्न, जिस आयोग पे करोड़ों अरबों रुपए का बजट बनता है साल भर का, वो और विद्वान लोगों को बुलाया जाता है, ओपन लेटर होता है कि आप लोग हमारे आयोग में जुड़ेंगे और हम प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। वो सब एक लीगल प्रक्रिया, अंदर की प्रक्रिया है। प्रश्न पत्र नहीं सही हो पा रहा है, वो आयोग मानकीकरण लागू करेगा। मानकीकरण वो भी वो उस समय जो आयोग ऑलरेडी आर पेपर हेल्ड करवा चुका है। 11 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, उसमें 7-7.5 लाख बच्चों ने अपीयर हुए उसमें। अब वो कह रहा है कि नहीं, हम 7 लाख बच्चों को पेपर नहीं करा पा रहे हैं। जो सरकार महाकुंभ 2 करोड़ से अधिक लोगों का आयोजित करती है, 3 करोड़ 5 करोड़ का टारगेट हो, वो सरकार 5 लाख बच्चों की परीक्षा कराने में असमर्थ नहीं है। तो ये पूरी तरह से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हम पूर्ण रूप से एक ही मांग हमारी है, 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। पेपर की पुख्ता तरीके से कैसे आपको रखना है, क्या रखना है, ये आपका कार्य है। आपके पास सारी इंटेलिजेंस है, सारी व्यवस्था है। अगर उसका प्रयोग आप नहीं कर पा रहे तो आपकी फेलियर है, और सरकार की फेलियर अगर है तो आपको कुर्सी स्वतः छोड़ देनी चाहिए। नहीं, सरकार का कहना है कि अगर जैसे जितने, उनका तर्क ये है कि शिक्षा केंद्र उतने, जितनी ज़रूरत थी उतना शिक्षा केंद्र नहीं बना पाई, जो सरकार का कहना है, और इस वजह से वो 2 पाली में एग्जाम करा रही है। इस मामले में हम बोलेंगे, अभी पुलिस के बच्चों का लगभग 50 लाख से अधिक बच्चों ने पेपर दिया। आपको ज़रूरत थी, आपके माथे का तिलक का मामला था, आयोग का मामला नहीं था, ये माथे का तिलक सरकार का मामला था। और अभी भी उपचुनाव चल रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसके लिए तमाम और भी लीगल प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। मतलब जब तुम्हारे घर में समस्या फंस गई कि अब मेरी सरकार की कुर्सी फंस रही है, तो तुमने परीक्षा कराया। तो आज विश्वविद्यालय क्यों नहीं ले रहे हैं? सारे सरकारी विश्वविद्यालय जो भी सरकार के द्वारा चलते हैं, केंद्रीय हो या राज्य स्तर पर चल रहे हो, वो सारे विश्वविद्यालय आप लीजिए, सारे टेक्निकल कॉलेजेस लीजिए। आपके पास दृढ़ पावर की कमी है, पेपर की सेंटर की कमी नहीं है। क्या कह रहे थे? कुछ आप कह रहे थे? ये पीसीएस की परीक्षा एक बड़ी परीक्षा है, एक मर्यादित परीक्षा है। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का कोई फार्मूला लागू होना नहीं चाहिए, जो पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है और छात्रों के हित में नहीं है। ये परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन ये विधिक विवाद पैदा करेगा, और विधिक विवाद में उसका जो व्यवहार होगा लीगल, वो छात्रों पे ही आएगा। आयोग तो अपना उसको सरकार फंड कर रही है, बजट वो हो जाएगा, लेकिन छात्रों को पैसा कहाँ से मिलेगा मुकदमा लड़ने का? तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल का इनका फार्मूला लागू नहीं होना चाहिए। वो इस बार ही नहीं, पीसीएस में वो कभी नहीं लागू होना चाहिए। अगर 5 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पा रही है, इससे पहले आयोग 2016 में, 17 में, 18 में 7 से 8 लाख बच्चों की परीक्षा करा चुका है, और एक शिफ्ट में कराया है। इस बार क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि आयोग 5 लाख बच्चों की परीक्षा एक शिफ्ट में नहीं करवा पा रहा है? क्या ऐसी आफत आ गई है कि आप 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में ले जाना चाह रहे हैं? उसका कारण तो वो बता रहे हैं कि पेपर लीक के बाद शायद थोड़ा माहौल बदल गया। नहीं, माहौल क्या बदल गया है? परीक्षा केंद्र आपके हैं, सरकारी विद्यालय हैं, आप परीक्षा केंद्र बना सकते हैं। कैसा माहौल बदल गया है? सुरक्षा आपकी है, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, आप परीक्षा की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति आता, आप उसको सुरक्षा दे जाते हैं। 7 करोड़ लोग अमावस्या पे डुबकी लगा रहे हैं, उसमें आप सुरक्षा दे पा रहे हैं। 5 लाख बच्चों की परीक्षा कराने में आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी कौन सी आफत आ गई आपके ऊपर, बताइए? पहले भी 7 लाख 8 लाख लोगों की परीक्षा आयोजित हुई है, 50 लाख पुलिस में बच्चों की परीक्षा आयोजित हुई है। आप 5 लाख बच्चों की परीक्षा कराने में 3 शिफ्ट, क्या चाल है? कोई लूप होल बनाना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए? ये बड़ी स्थिति बन सकती है। क्या करना चाह रहे हैं? आखिर क्या ऐसा आ गया कि आपको 3 शिफ्ट में ले जाना पड़ रहा है? होना चाहिए था ना कि पहले जैसे आयोजित करिए आप। हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमको परसेंटाइल का कोई फार्मूला नहीं चाहिए, वो वैज्ञानिक फार्मूला नहीं है। किसी बच्चे का नुकसान ऐसे हो सकता है कि वो किस शिफ्ट में कितने बच्चे बैठ रहे हैं। किसी शिफ्ट में 10 लाख बच्चे, किसी शिफ्ट में 5 लाख बच्चे बैठ जाएं, तो उसका नुकसान जिस शिफ्ट में कम बच्चे बैठे हैं उनको होगा, या ज़्यादा बैठे हैं उनको होगा। तो क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? जो विधिवत प्रक्रिया चल रही थी पहले से, सतत चली आ रही है, आप उसको क्यों नहीं लागू करते हैं? एक जनरल कट-ऑफ बने, सारे परीक्षार्थी उसके दायरे में रहें। क्यों आप परसेंटाइल लागू करके ज़बरदस्ती विधिक विवाद पैदा कर रहे हैं? कि क्या नाम बताया आपने? जी, सूरज मिश्रा। सूरज भैया जी, जैसे सरकार का कहना है कि अगर सरकार ये प्रोसेस ला रही तो उसने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा कि हम कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर आप उस फैसले का विरोध कर रहे हैं तो उसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप आवेदन दें आयोग को। आयोग उस पर, जब आपका रोष
आप, हाँ, आपका जब रोष सरकार जानेगी तो कोई ना कोई प्रतिनिधि आपसे बात करेगा उसको लेकर। माननीय राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को ये चौथी बार ज्ञापन देने जा रहे हैं हम लोग, चौथी बार। पिछले 1.5 महीने में हमने 4 बार ज्ञापन दिया है कि महोदय आपकी प्रक्रिया गलत है, छात्रों का अहित होगा, छात्रों का नुकसान होगा। किसी से मुलाकात हुई आपकी आयोग में? आयोग ज्ञापन सचिव ने जो है ज्ञापन एक्सेप्ट किया है, हमको रिसीविंग मिली हुई थी कि ठीक है हम आपकी प्रक्रिया को कंसीडर करेंगे जो आप कह रहे हैं। इससे पहले 1 साल 2 साल पहले आयोग में स्केलिंग की प्रक्रिया चलती थी। स्केलिंग की प्रक्रिया इतनी विवादित हुई कि आयोग को बैकफुट पे जाना पड़ा, स्केलिंग हटाई गई। क्या दिक्कत आती थी? स्केलिंग की प्रक्रिया में वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है नहीं, किसी बच्चे का नंबर अगर 100 है तो उसका बढ़ के 200 हो जा रहा है, किसी का 150 है तो उसका घट के 75 हो जा रहा है। ये कैसे? यही व्यवस्था इसमें भी लागू करना चाह रहे हैं। तो जब एक बार आप उस प्रक्रिया को उन्मूलन कर चुके हैं, एक बार आयोग ने उसको उन्मूलन किया, अब आयोग में स्केलिंग नहीं होती है, थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी हुई, लेकिन फिर से ला करके वो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू करके ये विधिक विवाद पैदा करना चाह रहे हैं। उसमें छात्रों का अहित है। मानिए क्यों आप ऐसा करना चाह रहे हैं? छात्रों का यहाँ 7 से 8 हज़ार रुपये महीने के खर्च हो रहे हैं, हमारे सपनों की हत्या की जा रही है, हमारे अरमान कुचले जा रहे हैं। क्यों आप ऐसा, आपको क्या आनंद आ रहा है जब हम कह रहे हैं कि हमको पुरानी व्यवस्था चाहिए? एक आप सामान्य सी कटाव बनाइए, सारे छात्र उसमें आ जाएं। एक बार उस प्रक्रिया को ख़त्म करके पुनः उसी को लागू करना कहीं से तर्कसंगत है? आप ही बता दीजिए। उचित है, तर्कसंगत है, विधिक है, वैध है वो प्रक्रिया? लेकिन आयोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, मनमानापन कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं एकदम। कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से हैं। कितने सालों से हैं आप? हम यहाँ करीब 8 से 9 साल हो गए हमको। पहले यहाँ कोई कोर्स करने आए थे या तैयारी करने आए? नहीं, तैयारी करने ही आए थे। जब ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है, पहले स्केलिंग के शिकार होते रहे, अब आप ला के नॉर्मलाइजेशन कर दिए, अब हम इसके शिकार होंगे। हिंदी भाषा एक समस्या है। तो अभी आपने एक भी मेंस लिखे अभी तक? हम 7 से 8 मेंस लिख चुके हैं। 7 से 8 मेंस लिख चुके हैं आप? हाँ, और हम अभी मार्कशीट नहीं लिए, नहीं तो हम इनकी स्केलिंग के खेल को आपको दिखा देते कि कैसे स्केलिंग करते रहे हैं। कल आयोग पे दिखा दीजिएगा ना, आयोग पे लेकर आइएगा आप। ये जो मैं जिक्र कह रहा था कि जो तस्वीरें नहीं बदलती हैं, तस्वीर के जो किरदार नहीं बदलते हैं, वो शायद इन्हीं का जिक्र था कि तस्वीर भी वही है और किरदार भी वही। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सिंह। संदीप भाई, कहाँ से हैं आप? हम फतेहपुर से हैं। कब से हैं इलाहाबाद में? 7-8 साल हो गए हैं। 8 साल से तैयारी कर रहे हैं? जी सर। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ये पीसीएस देते हैं, आरओ देते हैं, अदर स्टेट आरएस वगैरह भी दे लेते हैं। तो ये जो आरोप बाकी साथी आपके लगा रहे हैं, आप सहमत हैं इनसे? हाँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए पूछता है कि एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि उसमें ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मानसून है, तो मानसून का घटता या बढ़ता क्रम पूछता है। तो जैसे कलकत्ता की तरफ से मानसून आता है, तो कलकत्ता हो गया, बिहार हो गया, फिर यूपी हो गया, फिर इस तरह करते करते आप सीधे राजस्थान होते हुए कम हो जाता है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा, फिर अगले शिफ्ट में पूछता है कि इसका घटते क्रम बताइए, तो राजस्थान से चालू होगा, फिर यूपी आएगा, बिहार होते हुए कलकत्ता चला जाएगा। तो आप ये बताइए कि फर्स्ट शिफ्ट में जो ये पूछा कि बढ़ता क्रम घटता क्रम, दोनों में अलग अलग यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप कैसे बताएंगे कि ये कठिन है कि कैसे सरल है? ये समस्या है, नंबर मार्किंग में समस्या है। दूसरी बात ये करूँगा कि जैसे उसने बोला कि नोटिफिकेशन जब निकाले आप, तब आप तो डिफाइन नहीं किए कि हाँ हमारा ये नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। लास्ट में आप नियम बदल दिए, और अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। आपके जानकारी ऐसा तो है नहीं कि कोई न्यूज आती तो आपको मालूम नहीं चलता। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना, इसमें क्या बेइज्जती वाली बात है? भाई हमारे हित की बात हो जाएगी। सब बच्चे सब बाहर से आए हैं, कोई उत्साहित थोड़ा नहीं आंदोलन को लेकर के, मजबूरी में कर रहा है। फैसले में ये शायद कहा गया है कि पैटर्न नहीं बदला जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। हाँ, ये लोग पैटर्न बदल रहे हैं, मतलब पूरा नोटिफिकेशन खेल चालू हो जाता है, नियम बीच में बदलते हैं। और ये भी बता दें कि बार बार मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चों को। वो कैसे? पहले बोले कि 17 मार्च को पेपर होगा, फिर बता दिए 27 को होगा, 27 अक्टूबर को होगा, फिर बता दिए इधर आके कि 7-8 को होगा। जब हम इस पहले धरना दिए थे, तब ये बोले कि आयोग के सचिव जी आके बोले कि मिड में होगा, मिड दिसंबर में होगा। फिर जब हम दिवाली में घर चले जाते हैं तो बीच में नोटिस निकाल देते हैं। ऐसा क्यों? अब ये बताएं हमें कि मतलब बार बार ये बरगला रहे हैं, हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, इतना समय जा रहा है, हम लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसा क्यों करते हैं? भाई हम पढ़ना बंद कर दें, जाके खेती होती करें,
और कुछ काम कर लें ना, यही इसी के मत्थे क्यों रहें। वैकेंसी बहुत कम आती है, 220 पोस्ट आया है, इसमें आप खेला करेंगे तो बताइए हम लोग क्या करेंगे। यानी कि गरीब किसान मजलूमों के बच्चे तो जाएंगे ही नहीं फिर। 5 लाख बच्चा बैठा है इस बार शायद। हाँ, इस बार 5,67,000 कुछ है और आरओ में 11 लाख लड़का बैठा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम यही पूछना चाहते हैं आयोग के अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये बच्चों का कल्याण करें, इस सरकार की जवाबदेही बनती है। अभी पुलिस का पेपर कराए हैं, बहुत अच्छे से करा ले गए हैं, अच्छे से सकुशल संपन्न हुआ है। यूनिवर्सिटियों में सेंटर गया था। अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज में आपको सेंटर नहीं मिले हैं तो इसका मतलब कि वहाँ का जो डीएम है या और प्रशासन है, जहाँ नहीं मिला है सेंटर वहाँ से उनकी जांच करवाइए ना। आप इतना बजट पास कराते हैं तो जांच करा लीजिए, जो करप्ट हो उनको बाहर कर दीजिए ना। आपके मुखिया तो आज फूलपुर आए हुए थे। लेकिन हम लोग अलग से डिसाइड किया था, नहीं तो हमें कह देते कि आंदोलन ना करिए, तो इसलिए हम लोग उनसे नहीं मिले हैं। हम लोग पहले से डेट डिफाइन कर लिए थे कि हमको 11 को करना है। डिटेन कर दिया जाता है। डिटेन हम कई बार डिटेन हो चुके हैं और मुखिया के आने के पहले हम लोग पुलिस का जब एज बढ़ाना था उस समय भी हमारे साथ यही हुआ था। हम घर पहुंचते हैं, रात को दबिश दे के पुलिस उठा ले जाती है और तब हमको बताती नहीं है और तमाम बच्चों को डिटेन कर दिया जाता है। हम इसके लिए प्रयासरत थे। पहले हम लोग का प्लान था कि हम मुख्यमंत्री से मिले। हम आपके चैनल के माध्यम से, हम अब जो कुछ हो गया हमें नहीं दिक्कत है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी साथ रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने पेपर लीक के मामले में संज्ञान में लिया और आज तक आयोग ने उस मैटर पे कभी लिखित रूप से नहीं दिया, उसी तरह से हम श्री योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस मामले को आप अपने जो भी विधिक सलाहकार हों, जो भी इसके एक्सपर्ट्स हों, उनके साथ बैठाइए, उस पर कमेटी बनाइए, इस पर रिसर्च करिए, समझिए इस बात को। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट चुनाव जीतना है उतना इंपॉर्टेंट इन युवाओं के भविष्य का भी होना चाहिए। उन बच्चों के भविष्य के मामले को थोड़ा सा अगर आप संज्ञान में ले लेंगे, यही बच्चे आपको बनाएंगे भी। और अगर आप इनको बच्चों को बनाने के भविष्य बिगाड़ेंगे तो भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथों में जो वोट का अधिकार होता है वो आपके भविष्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है। क्या कह रहा है? यूपीएससी का पेपर बहुत शांतिपूर्वक हो जाता है, ऑल इंडिया में होता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज तक कभी सुनेंगे यूपीएससी का पेपर आउट हुआ हो या फिर उसका कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो। तो इसका कारण क्या है कि मतलब यूपीएससी का इतना शांति से हो जाता है और यूपीएससी में इतना बवाल हो रहा है? यूपी पीसीएस में प्रॉब्लम यह है कि जो पेपर सेटर हैं, अगर मान लीजिए कि एक बार अगर गलती हो रही है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप पेपर सेटर जो आते हैं, जो प्रवक्ता आते हैं या फिर कोई आचार्य आते हैं या फिर प्रोफेसर आते हैं जो गड़बड़ी करते हैं, आप उनको संज्ञान में लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि हाई स्कूल का पेपर होता है, इंटर पेपर होता है, वहाँ तो कभी हम नहीं सुने क्वेश्चन गलत हो गया। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप बनाना है। यूपीएससी भी तो ऑब्जेक्टिव कराता है, आज तक क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं और ना पेपर आउट होता है। वो किसी भी गली में करा लेगा, पूरे इंडिया के किसी भी गली नुक्कड़ में करा लेगा, वहाँ पेपर नहीं आउट होता। यहाँ पे सुरक्षा में चूक क्यों हो जाती है? इसका मतलब करप्शन बहुत तेज़ी से हावी है। यहाँ पे करप्शन वाली समस्या है और बाकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है। क्या नाम है आपका भाई? जी, मेरा नाम नरेंद्र। नरेंद्र कहाँ से हैं? मैं सर जिला गोंडा से हूँ, उत्तर प्रदेश से ही। कब से हैं इलाहाबाद में? सर मैं पिछले 8 साल से हूँ, लेकिन तैयारी हमारी पिछले 4 साल से चल रही है। प्रयागराज मुझे बोलना चाहिए, बार बार इलाहाबाद निकला जा रहा है मेरे मुँह से। हाँ सर, योगी बाबा हमारे नाम बदल दिए हैं प्रयागराज, लेकिन हमको लगता है कि इसका काम भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। आप जो आरोप आपके साथी लगा रहे हैं, आप सहमत हैं उनसे? पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि हमको नॉमिनाइजेशन नहीं चाहिए। ये बेकार व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है, एकदम आयोग बेशर्मी की हदें पार कर चुका है। ये नॉमिनाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया वैज्ञानिक नहीं है, शुद्ध नहीं है, पूरी तरीके से गलत है। कई बार इस नॉर्मलाइजेशन का जिक्र हो गया, अगर कोई साथी इसको आसान भाषा में समझा सके। सर इसमें ये होगा जो इन्होंने फार्मूला दिया है कि जो राय स्कोर होगा किसी स्टूडेंट का, उसका और उस शिफ्ट में बैठने वाले छात्र जितने परीक्षा में अपियर होंगे, बैठेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके टोटल छात्रों की संख्या से डिवाइड करेंगे। तो ये फार्मूला सर, एक चीज़ बताइए, हम पेपर देने जाते हैं, 85 क्वेश्चन हमने सही किया, अगर 1 नंबर का एक प्रश्न है और मैं कोई क्वेश्चन नहीं गलत किया हूँ तो मुझे कितने नंबर मिलने चाहिए? 85। कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन खड़ा हो रहा है या आयोग के अंदर कौन दलाली कर रहा है, उसके नंबर का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारी बस एक मांग है कि हम जो करके आएँ हमको वो मिलना चाहिए। हम पास होंगे तो खुशी मनाएंगे और फेल होंगे तो अपने कमरे में अपने बड़े भाइयों सीनियर के साथ गले लग के रो लेंगे, लेकिन आयोग की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आयोग क्या कह रहा है? आयोग कह रहा है कि नहीं, तुम 85 करोगे तो जो तुम छात्र हो, पढ़े हो, तो तुम्हारा हम कर देंगे क्या, 80 कर देंगे। और जो दलाली किया है, जो चापलूसी किया है, जिसका सिस्टम टाइट है अंदर से, उनको क्या करेगा, 87 कर देगा।
कई सारे ऐसे RTI पड़ी हूँ सर मोबाइल में, भी मैं यहाँ पे आपके कैमरे के सामने दिखा सकता हूँ, जहाँ पर नंबर घटाए बढ़ाए जाते रहे हैं और आज तक कोई न समझ पाया न समझा पाया। बस छात्र अपने कमरे में रो रो के यही देखता है कि आखिर हमारी गलती क्या थी। मतलब ये मुमकिन है क्योंकि ये बड़े स्तर पे एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस देश का प्रतिष्ठित परीक्षा है। इसमें धांधली आप जैसे आरोप लगा रहे हो, वो आरोप की शक्ल है, वो जांच का विषय है। ऐसा मुमकिन है? सर बिल्कुल मुमकिन है। अगर बिशप जॉनसन जैसे स्कूल से पेपर लीक होता है और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो घूम रही हैं खुलेआम, तो ये क्या दर्शाता है? अरे हुआ इसके पहले जो परीक्षा नियंत्रक महोदया थी उनको भी जो है जेल हुआ था, आखिर उनका क्या हुआ? ये सब करप्शन का ही एक सिस्टम है जो कोई छात्र नहीं समझ पाएगा कि आखिर ये नंबर घट और बढ़ क्यों रहा है। इसलिए रही बात सर, जो ये इन्होंने एक वो नोटिस दिया है कि उत्तर प्रदेश में सेंटर की कमी है। क्या है? सेंटर की कमी है। आप बताइए, प्राइवेट एजेंसी आपकी जो है पेपर प्रिंट करेगी, प्राइवेट एजेंसी आपकी ट्रांसपोर्ट का काम करेगी, आपका यहाँ जो जैमर लगते हैं परीक्षा सेंटर पे प्राइवेट एजेंसी करेगी। आपके अगर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराई जा सके, तो फिर आपका प्रदेश कैसे चल रहा है? दूसरी चीज़ सर, बड़े बड़े शहरों में क्या केवल 10 किलोमीटर के अंदर अच्छे स्कूल हैं गवर्नमेंट के? क्या जो 41 के अलावा जितने ज़िले हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन नहीं चलता है? वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, इसका मतलब क्या चल रहा है? वहाँ भी तो कुछ ना कुछ होना है और चल रहा है सरकार। वहाँ ज़िले बने हुए हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इस तरीके से एक बहाना बना रहे हैं। इनके अंदर विल पावर की कमी है। इनके अंदर बच्चों के हित से ज़्यादा ये अपना हित कुछ इधर उधर का ढूंढ रहे हैं। अगर बच्चों का हित होता तो हम 3.5 लाख ट्यूटर, जिस दिन नोटिस आई 5 तारीख को, हम सभी छात्र मिलकर ट्यूटर पे ट्रेंड करा रहे थे। उधर USA का इलेक्शन चल रहा था लेकिन ट्रेंड केवल 2 चल रहा था कि हमको नो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था चाहिए, और नोटिस निकाल देते हैं। तो हमारी हक की तो कोई बात ही नहीं है, हमको बरगलार है पूरी तरीके। क्या नाम है दोस्त? अमन, मेरा नाम अमन है। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपकी उम्र तो कम लग रही है यार। पहला अटेम्प्ट है आपका? अभी तो मेरा पहला अटेम्प्ट ही है। तो आप बिना अटेम्प्ट दिए ही प्रोटेस्ट में शामिल हैं? क्यों, मेरा भी तो फ्यूचर है। अच्छा, भविष्य की तैयारी। और जो ये नॉर्मलाइजेशन है ये छात्रों के हित में नहीं है, तो आयोग के छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए इसको ख़त्म करना चाहिए। क्या नाम है भाई? शिवम अस्थाना। शिवम, आप क्या कहेंगे? सबने कह दिया। सबने जो समझाया है उसमें उसी को जो जोड़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी पेपर में आया था कि ये डकवर्थ लुईस जैसा नियम है। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई देखिए, हमारे कैरियर को, हमारे तैयारी को खेल का नियम ना समझें और ये हमारे कैरियर से खेलने का भी काम ना करें। आप सीधे सीधे एग्ज़ाम कराइए, 1 शिफ्ट 1 डे एग्ज़ाम कराइए। इससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। हम व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ़ नहीं है, हम व्यवस्था में जो है सहयोग करना चाहते हैं और हम भी प्रशासन के ही अंग बनना चाहते हैं। तो हमारे जो सपने हैं, हमारे जो बुनियाद है, बस इसी पर टिका हुआ है। और अच्छी चीज़ें अगर हो और पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, तो हमें उसका स्वागत है, हम उसका स्वागत करते हैं। बस यही सब चीज़ें हैं। आपको भी कुछ कहना है? जी सर, मेरा नाम रामजय सिंह है। जी सर, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में मतलब क्या है ना कि किसका कितना नंबर बढ़ता है और किसका कितना नंबर घटता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और ये मतलब किसी आयोग के जो लोग हैं उनके मतलब बेटे हैं। अगर इनको मतलब अधिकारी बनाना है और मुझे फेल करना है तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में क्या होगा कि मैं जैसे पेपर दे के आया, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना, मैं पाया 70 नंबर, ये भाई साहब पाए 50 नंबर, ठीक है ना, हमसे पढ़ने में कमज़ोर है, 70 नंबर पाए। मैं नॉर्मली अगर एक शिफ्ट में एक एग्ज़ाम होता तो मैं 70 नंबर पाता, मुझे पास होना चाहिए था। ये 50 नंबर पाते, इनको फेल होना चाहिए था नॉर्मली अगर समझा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा सिस्टम है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम करा देंगे तो कहा जाएगा कि इनका भैया का मतलब शिफ्ट कठिन था तो 50 नंबर से इनको 80 नंबर कर दिया गया। आपका शिफ्ट आसान था तो 70 नंबर से 60 नंबर कर दिया इस गया। बात का फैसला कैसे होगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी आसान है? कोई सवाल ये मुमकिन है कि कोई सवाल हमें आसान लगे, आपको कठिन लगे? तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप शिफ्ट का मतलब कैसे एनालिसिस करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, इसका फैसला कौन करेगा? अगर मान लीजिए कि पहले दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे अच्छे बच्चे बैठ गए, ठीक है ना, मे बी हाईली पॉसिबल, ठीक है ना, कि अगर एक पहले दिन बहुत सारे अच्छे बच्चे बैठ गए और पेपर उनको इजी लगा थोड़ा सा, ठीक है ना, मॉडरेट पेपर है फिर भी उनको इजी लगा कि आसानी से पढ़ा हुआ बच्चे 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। मैं UPSI में ना नॉर्मलाइजेशन का इसका खेल मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पास रिजल्ट भी है कि मतलब नॉर्मलाइजेशन ऐसे हुआ कि जब तक कट ऑफ आया था ना, फाइनल लिस्ट का बता रहा हूँ, तब तक मुझे एश्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है।
तब तक जब तक क्या कि नंबर नहीं दिखाए थे। यूपीएसआई में लोग क्या करते हैं कि पहले मतलब रनिंग के लिए मतलब पीटी पीएसटी के लिए बुलाए थे, तो नंबर नहीं दिखाया था किसका नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा है कितना घटा है, कुछ नहीं दिखाया था। हमने मतलब एग्जाम पास किया, हमने रनिंग किया, ठीक है ना। फाइनल जब तक कट ऑफ आया था तब तक मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन हुआ क्या, 310 नंबर मेरे थे, नॉर्मलाइजेशन में 9 नंबर घट गए थे और मेरे 1.5 नंबर सिलेक्शन रुके थे, 1.5 नंबर से फाइनल सिलेक्शन। मुझे सदमा लग गया था कुछ दिन के लिए, मैं किसी से बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। मतलब इतना घटिया नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है। 1.5 नंबर से मैं अभी मेरे पास है, मेरा सिलेक्शन ना 1.5 नंबर से रुका है। इसका क्या अगर किसी का बढ़ जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, जिसका घट जाएगा वो किससे बात करेगा। नॉर्मलाइजेशन को फार्मूला जो देंगे ना, एसएससी मैं एसएससी भी देता हूँ, उसका फार्मूला अगर आप समझ गए ना, मैं नाम बदल दूँगा। जो एसएससी का फार्मूला जो नॉर्मलाइजेशन वाला है वो तो मतलब सेटिस्फाइंग रहता है कि ठीक है चलो किसका बढ़ गया किसका घट गया थोड़ा सा पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी एग्जाम में मुझे जैसे इन्हीं का सब बताया ना कि अगर बढ़ाना है तो बढ़ा दिया 30 नंबर, क्या दिक्कत है। कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन आयोग का बंदा है। सबसे बड़ा हम सबसे तो मिल भी नहीं पाए। क्लेम करने का कोई तरीका नहीं, अगर स्टूडेंट एस्पिरेंट्स उससे नहीं सेटिस्फाइड है उस स्कोर से नहीं सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप। अभी वीडियो का रिजल्ट आया, एक शिफ्ट में हुआ था जिसके 111 क्वेश्चन सही थे, वो एकदम अश्योर थे कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और किसी के 100 नंबर थे एक शिफ्ट में, तो एक शिफ्ट में बढ़ गया और एक शिफ्ट में मेरे जानने वाले 3 लोगों का जिसका ज़्यादा नंबर था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिसको उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब मेरा भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, नेक्स्ट दूसरे एग्जाम तैयार कर दूँगा, हो गया सिलेक्शन अचानक से, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में आप कैसे पता ही नहीं कर पाएंगे किसका कितना नंबर बढ़ा है। आप 5 लाख बच्चों को नहीं जानते हैं, ठीक है ना। 5 लाख में अगर 50 उनके बंदे हैं, सीट ही कितनी आ रही है पीसीएस में 220, 50 हमने बंदों को भर लेंगे जिनको पास करना है। इसके बाद मेंस है तो कह रहे हैं कि अगर रिटेन कोई कहे कि अगर इसके बाद रिटेन एग्जाम इंटरव्यू हो उसके बाद में पास होगा, तो भैया प्री में अच्छे बच्चों को आपने फेल कर दिया, आपने वहाँ तक पहुँचने का मौका ही तो नहीं दिया। मेरा ये कहना है कि अगर किसी जो बच्चा अपनी शिफ्ट में बैठ रहा है, अगर उसका शिफ्ट इजी आ रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती कि उसका इजी शिफ्ट है और आपका नंबर घटा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी वीडियो री एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसकी वैकेंसी आती है, फिर इनको लगता है कि उसमें धांधली हुई है, उसको कैंसिल करा देते हैं, फिर उसका एग्ज़ाम 2024 में कराते हैं जून में। उसमें ये मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था, उसमें ये बोले जब रिजल्ट आया तो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वालों का शिफ्ट बहुत ईजी था, हम उसमें क्या करेंगे नंबर घटा दिए हैं। और मतलब जब वो उसकी कट ऑफ आई तो हमको लगा कि हाँ इसमें मेरा हो जाएगा, लेकिन जब हम लिस्ट में देखते हैं पता चलता है उसमें मेरा नाम नहीं है, ठीक है। तो बाद में ये हवाला दिया गया कि ये शिफ्ट बहुत ईजी थी, तो जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वालों का नंबर घटा है और बाकी जो जिनको उनके हिसाब से जो शिफ्ट हार्ड थी उनका नंबर कुछ नंबर बढ़ गया है, वो अपने मतलब कट ऑफ में आ गए। तो मेरा बस यही कहना है कि मान लीजिए जो बच्चा बैठ रहा है उसको ये क्या पता है कि उसकी शिफ्ट इजी आएगी या हार्ड आएगी, वो तो एक समान तैयारी कर रहा है ना। तो ये मेरे हिसाब से ये मानक एकदम सही नहीं है। मतलब मोटा माटी आप लोगों की 2 मांगे हैं, एक तो एक पाली में कराया जाए, 2 पाली में ना हो, और दूसरा नॉर्मलाइजेशन मुझे लग रहा है 2 पाली की जगह 1 पाली में हो तो नॉर्मलाइजेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे कि अभी ऑलरेडी उसका चरित्र सीबीआई के जांच के दायरे में है, वो भी विचाराधीन है, मतलब उसका भी कोई निर्णय भी नहीं। सीबीआई जांच हो रहा था, सीबीआई जांच कंटिन्यू था, रोक दिया गया। तो जिस आयोग पर कोई बच्चा जा कर के अपना प्रश्न उठाता है, हाल ही में अभी पीसीएसजे के मामले में आपने देखा पेपर मेंस की बदली जाती है, कॉपी बदली जाती है। शर्म की बात है कि जिस बच्चे ने पेपर कॉपी लिख के आया है उसकी कॉपी 50 कॉपी बदल जा रही है। बच्चा कंप्लेन करने जाता है तो व्यक्तिगत कई बार टारगेट करने की स्थिति भी बनती है। साल भर आपका बजट आया, आपने एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, हम कहाँ जाएं। हमें तो कमरा जो किराया भरते हैं या हम जिस कमरे में रहते हैं उसका साल भर में भत्ता लगा के मकान मालिक किराया बढ़ा दे रहा है, भत्ता लगा के हर सामान की वैल्यूएशन बढ़ गई, रोड टैक्स बढ़ गया, चलना फिरना बढ़ गया, माघ मेले के लिए बजट बढ़ गया। माघ मेला कराना है, योगी जी आए हैं और तुरंत कहें कि 10 दिन 15 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए, आदेश फॉलो अप होना चाहिए। ये तो निश्चित है साल में 2 बार होगा, 1 बार होगा। चुनाव निश्चित समय में कंप्लीट होता है, आयोग अपना काम कंप्लीट करता है। लोकसभा पूरे देश का चुनाव कंप्लीट करा देता है, सोचिए इतने कैंडिडेट्स को चुन लेता है जो लोकतंत्र में हमें तय करते रास्ता। हम लोग एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। अभी जैसे चुनाव की बात आई तो चुनाव तो कोरोना टाइम में भी हो गया, चाहे पंचायत का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो। अभी 1 महीना पहले की बात है, पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ, पेपर होने वाला था, जहाँ पेपर छपा एजेंसी में वहाँ से ही आउट हो गया। और अभी हम कल आ रहे हैं, शांतिपूर्वक बात अपनी रखेंगे, उसमें से हम जितने शासन प्रशासन है हमारा सहयोग करे
किसी प्रकार से प्रताड़ित न करे बच्चों को। हम आराम से अपनी बात कहेंगे, वहाँ पे बैठे रहेंगे। जब तक हमको नोटिस नहीं मिल जाएगा तब तक हटेंगे नहीं, चाहे 15 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे महीना भर लग जाए, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमको नोटिस चाहिए। क्या प्रशासन, एक सवाल माफ़ी चाहूँगा आपको टोक रहा हूँ, एक सवाल ये है कि क्या प्रशासन की तरफ से कुछ मैसेज आया है या कुछ मना किया गया है कि कल आप लोग वहाँ ना जाए, ऐसा कुछ प्रशासन की तरफ से? स्पष्ट रूप से पेपर में दिया हुआ है, पेपर में दिया हुआ है कि अगर किसी प्रकार की बाधित करते हैं, रास्ते बाधित करते हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो प्रशासन अपना एक्शन लेगा। शासन का निर्देश है, चुनाव हो रहा है, उपचुनाव चल रहा है, धारा 144 लागू है, तमाम अपनी प्रक्रिया बताने। लेकिन हम उसी लोकतंत्र में रहते हैं जिस लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के सामने हम अपनी बात को रख रहे हैं और हमारे द्वारा बनी हुई सरकार होती है, हमारे लिए बनी होती है और हमारे लिए बनी होती है। हम अपनी आवाज़ कहाँ उठाएंगे? हम घर में बैठ के उठाएंगे अपनी आवाज़? हम सड़क पे अपनी मांग रखने आ रहे हैं पीसफुली, गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रखने। हमारी मात्र 2 मांग है, उसमें मूल मांग है कि 1 दिन में परीक्षा कराएं। और ये आपने मांगे सुनी और कल ये लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, लोग एकत्रित होने जा रहे हैं। इन्हीं मांगों को बड़े क्राउड के बीच में ये कहने वाले हैं। लोक सेवा आयोग का जो दफ्तर है प्रयागराज, उसके बाहर हज़ारों में कल लोग इकट्ठा होने वाले हैं। हम कल भी वहाँ मौजूद रहेंगे, लोगों से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनके भी मुद्दे जानेंगे। अभी के लिए 3 मुख्य मांगे हैं। एक, 2 पाली की जगह 1 पाली में कराया जाए। दूसरी मांग है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी मांग है जो एरर हो रहे हैं एग्ज़ाम पेपर में, जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, उस पे आयोग को ध्यान देना चाहिए। ये मांगे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फूलपुर में सभा थी। जो लाइव चल रहा था उसके कमेंट सेक्शन पूरा इसी चीज़ों से पटा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए और इस मुद्दे पे सीएम बोले, मगर सीएम ने अपने आधे घंटे के भाषण में इसका जिक्र नहीं किया। अब ये देखना होगा कि आयोग क्या फ़ैसला लेता है। आयोग की तरफ से कोई प्रतिनिधि स्टूडेंट से बात करता है कि नहीं करता। जो भी अपडेट होगा वो हम कल आपको देते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अगर आपका इस मुद्दे से जुड़ा कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कुछ कहना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।